हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम स्टार्ट करेंगे साइंस का अपनी पब्लिकेशन के अंदर क्वेश्चनों का रिवीजन चल रहा है, जिसके अंदर हमने 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं फिजिक्स के, और केमिस्ट्री और बायो आपकी कंप्लीट कर ली है। फिजिक्स का तीसरा चैप्टर है आपका गुरुत्वाकर्षण, केपलर के नियम, उत्प्लावकता, आर्किमिडीज के सिद्धांत। ठीक है ना। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखें। गुरुत्वाकर्षण बल सदैव होता है तो आकर्षित होता है दोस्तों। ठीक है ना। गुरुत्वाकर्षण के नियमानुसार F समानुपाती होता है m1 के। ठीक है ना। और F व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/r स्क्वायर यानी उसकी दूरी के। और F बराबर आपका सूत्र बनेगा G m1m2/r2। ठीक है ना। तो उकरो सभी कथन सत्य अधिक। ठीक है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियतांक का मान होता है, तो यानी जी का मान पूछा इसने, तो जी का मान होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। उसके बाद गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है, तो जी का मान आपका दोस्तों रहेगा 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर रहेगा। 5 नंबर देखें। गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी है एक, यानी जी आपका जो गुरुत्वीय स्थिरांक है जी, उसका ये क्या है, आपकी अदिश राशि है। दाब का मात्रक होता है, दाब का मात्रक आपके पास्कल होता है। यदि कोई वस्तु डूब जाती है तो उत्प्लावन बल अधिक है गुरुत्वीय बल के, लेकिन 2 नंबर सही रहेगा। उत्प्लावन बल है गुरुत्वीय बल के। ठीक है ना। उत्प्लावन बल अगर कम रहेगा तो वस्तु डूब जाएगी। जब वस्तु गिरती है तो क्या होता है, जब वस्तु गिरती है तो आपका गुरुत्वीय बल कम होता है, उत्प्लावन बल ज़्यादा होता है। ठीक है ना। जब वस्तु तैरती है तो गुरुत्वीय बल कम होता है, उत्प्लावन बल ज़्यादा होता है। जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्णतः या अंशतः डुबाया जाता है तो वस्तु ऊपर की तरफ लगने वाला एक बल अनुभव करती है। यह बल वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। यह सिद्धांत कहलाता था, तो यह आर्किमिडीज का सिद्धांत कहलाता है। किसी पदार्थ के घनत्व और पानी के घनत्व के अनुपात को कहते हैं, तो किसी पदार्थ के पानी घनत्व और पानी घनत्व को दोस्तों अपेक्षिक घनत्व कहते हैं। 11 नंबर देखें। अपेक्षिक घनत्व का मात्रक होता है, अपेक्षिक घनत्व आपका मात्रकहीन होता है। ठीक है ना। इसका कोई मात्रक होता ही नहीं है। भार यानी वेट का मात्रक होता है, वेट का भार आपका न्यूटन होता है। ठीक है ना। भार या वेट का मात्रक न्यूटन होता है। पृथ्वी के केंद्र पर 0 बराबर, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण 0 है, तो इसका स्थान पर भार का मान होगा, तो भार का मान भी दोस्तों 0 रहेगा। 10 किलोग्राम की वस्तु पृथ्वी के केंद्र बिंदु पर रखी है, उस स्थान पर भार का मान होगा 10 किलोग्राम की वस्तु पृथ्वी के अंदर बिंदु पर रखी है, तो उस पर भार का मान आपका 0 न्यूटन रहेगा। किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी के भार का खालिस्तान गुणा होता है, तो 1/6 गुणा होता है। जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्णयासिक रूप से डुबाया जाता है तो उस पर ऊपर की दिशा में एक बल लगता है, उसे कहते हैं, तो उसको ऊपर की तरफ एक बल लगता है, उसे कहते हैं उसको, यानी कि उत्प्लावन बल बोलते हैं। ठीक है ना दोस्तों। ये 4th नंबर यहाँ पर गलत लिखा, उत्प्लावन बल बोलते हैं। यदि 2 वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उसके बीच गुरुत्वाकर्षण बल इस प्रकार बदलेगा। दूरी आधी करने पर उसके बीच का जो गुरुत्वीय बल है वो क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। यदि वस्तु का प्रतिरोध नगण्य हो तब हल्की या भारी वस्तु को एक साथ गिराया जाता है, तो क्या होगा, दोनों एक साथ गिरेगी। ठीक है ना। पृथ्वी की जो त्रिज्या है उसका मान है, पृथ्वी तो त्रिज्या उसका मान दोस्तों रहेगा 6400 किलोमीटर भी रहेगा, 6.4 × 10⁻6 मीटर भी रहेगा, और 6.4 × 10⁸8 सेंटीमीटर भी रहेगा, अप्रोक्स भी रहेंगे दोस्तों। ठीक है ना। 2 वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का क्या होगा यदि एक वस्तु का द्रव्यमान दुगुना कर दिया जाए, तो एक वस्तु का अगर दुगुना करेंगे तो बल 2 गुना हो जाएगा। 2 वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को क्या होगा यदि वस्तु के बीच की दूरी 3 गुनी कर दी जाए। वस्तु की दूरी अगर 3 गुनी कर दी जाए तो एक बल आपका 1/9 गुना हो जाएगा। यानी कि आपको पता है, यानी कि दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, दूरी के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है आपका जो बल है वो। 2 वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को क्या होगा यदि दोनों वस्तुओं के जो आपके द्रव्यमान दुगुने कर दिए जाएं तो उसके 4F हो जाएगा। जी बराबर विषुवत रेखा भूमध्य रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण जी आर और ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण जी आर और तथा जी पी के बीच सही संबंध क्या होगा, तो यहाँ पर आपका जी आर यानी कि और जी आर कम है जी पी से। ठीक है ना। जो विषुवत रेखा पर भूमध्य रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण
जी आर तथा ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण जी आर व जी पी तथा जी आर में सही संबंध बताना है। तो यहाँ पर आपका जी पी कम होगा जी आर से, ठीक है ना। किसी व्यक्ति ध्रुवों पर कुछ ग्राम सोना खरीदता है, वह सोने को विषुवत रेखा पर रहने वाले मित्र को देता है, तो उसका मित्र खरीदते हुए सोने के भार से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों रहेगा आपकी जो ध्रुवों पर है तो वहाँ पर जी का मान कम है, और जो आपका विषुवत रेखा है वहाँ पर जी का मान ज़्यादा होता है, ठीक है ना। 10 किलोग्राम की वस्तु का चंद्रमा पर पृथ्वी पर भार क्रमशः है, तो पृथ्वी पर भार क्रमशः रहेगा 16, 3 और 98 रहेगा, ठीक है ना। 16, 3, 98। 10 किलोग्राम वस्तु का चंद्रमा पर पृथ्वी पर भार क्रमशः है, तो चंद्रमा है उसके ऊपर 16.3 रहेगा और आपका पृथ्वी पर 98 रहेगा, ठीक है ना। ये कैसे किया इसने। देखें, एक गेंद ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर 49 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंकी जाती है, तो अधिकतम ऊंचाई का मान ज्ञात करो जहां गेंद पहुंचती है। तो अधिकतम ऊंचाई आपकी 49 मीटर ही रहेगी दोस्तों, ठीक है ना। 49 मीटर तक पहुंच जाएगी प्रति सेकंड। देखें, उपयुक्त प्रश्न में वस्तु को पृथ्वी की सतह पर वापस लौटने में लिया गया समय होगा, यानी इसी ऊपर वाला जो क्वेश्चन है उसको अनुसार आपका वापस लौटने में लगा समय की बात करें तो यहाँ पर 5 सेकंड रहेगा। 19.6 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से पत्थर फेंका जाता है, पृथ्वी पर पहुंचने से पहले इसका अंतिम वेग ज्ञात कीजिए। इसका अंतिम वेग दोस्तों रहेगा 25 मीटर प्रति सेकंड रहेगा। ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंकी गई एक गेंद 6 सेकंड पश्चात फेंकने वाले के पास लौट जाती है। यह वस्तु किस वेग से ऊपर फेंकी गई थी, तो यहाँ पर आपका दोस्तों रहेगा 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंकी गई थी। और उपयुक्त प्रश्न में 4 सेकंड बाद वस्तु की स्थिति होगी, वस्तु की स्थिति आपकी रहेगी दोस्तों नीचे से 39.2 मीटर दूर रहेगी। जल का घनत्व की बात करें, जल का घनत्व होता है आपका दोस्तों 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। पृथ्वी की कक्षा का वह बिंदु कौन सा है जो सूर्य से बहुत दूर है, पृथ्वी कक्षा से वह बिंदु कौन सा है जो पृथ्वी बहुत दूर है, तो अपसौर कहलाएगा। केपलर के भूमंडलीय गति के अनुसार नियम को किस रूप में जाना जाता है, तो केपलर का भूमंडलीय नियम आपका यानी बराबर कक्ष क्षेत्रफलों का नियम जाना जाता है। यदि एक जहाज नदी से समुद्र में आता है तो जहाज नदी से समुद्र में आता है तो जहाज क्या करेगा, जहाज आपका थोड़ा ऊपर उठ जाएगा, क्योंकि जहाज आपका नदी से आएगा तो जहाज है उस जो समुद्र के अंदर उस समुद्र का घनत्व अधिक होता है, इस कारण वह थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा। उसके बाद देखें 35 नंबर, कौन सा उपकरण आर्किमिडीज सिद्धांत पर आधारित है, कौन सा उपकरण आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित। तो यहाँ पर देखें जो आपका गैल्वेनोमीटर, हाइड्रोमीटर था, इलेक्ट्रोमीटर, तो यहाँ पर आपका हाइड्रोमीटर था, इलेक्ट्रोमीटर आपके आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। गुब्बारे को हवा में ऊपर की तरफ उड़ना आधारित है, तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है ये। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस पथ पर गति करते हैं, केपलर के नियम के अनुसार, तो आपके दीर्घ वृत्ताकार पथ पर गति करते हैं। केपलर के नियम है, केपलर का नियम है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, पहला कक्षा का नियम है, दूसरा है क्षेत्रफल का नियम, तीसरा है आवर्तकाल का नियम। पहला कक्षा का नियम, दूसरा क्षेत्रफल का नियम और तीसरा आवर्तकाल का नियम, उपरोक्त सभी रहेगा। केपलर का आवर्तकाल का नियम है, केपलर के आवर्तकाल के अनुसार आपको क्या ध्यान रखना है, टी स्क्वायर यानी टी स्क्वायर समानुपाती आर क्यूब के, टी स्क्वायर समानुपाती आर क्यूब होता है, ठीक है ना। आवर्तकाल का स्क्वायर समानुपाती होता है उसकी जो त्रिज्या है उसके आर क्यूब के, ठीक है ना। प्रत्येक ग्रह से सूर्य को मिलने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करता है, तो यह क्या करता है, तो यहाँ पर याद है कि क्षेत्रफल का नियम का यूज कर रहा है, ठीक है ना। केपलर के द्वितीय नियम का उत्प्लावन बल निर्भर करता है, उत्प्लावन बल आपका दोस्तों निर्भर करेगा जो आपके द्रव की घनत्व पर, उत्प्लावन जो द्रव की घनत्व निर्भर करेगा। जब कोई वस्तु जल में डूबा हुआ है तब इन पर कितने प्रारंभिक बल कार्य कर रहे हैं, तो इस पर मुख्य रूप से 2 बल कार्य कर रहे हैं, ठीक है। जब अपनी कक्षा की त्रिज्या r1 बराबर r और r2 बराबर 4r के रूप में 2 ग्रह सूर्य की परिक्रमा वृत्ताकार कक्षा में करते हैं, सूर्य के चारों ओर उनकी अवधियाँ t1 और t2 का अनुपात क्या होगा,
T1 और T2 का अनुपात क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर 1/8 रहेगा, 1/8 रहेगा। कौन सा नियम दर्शाता है कि सूरज से किसी भी ग्रह को जोड़ने वाला एक रेखा समय के समान अंतरालों में समान क्षेत्रफल का चक्कर लगाती है? समान समय में समान क्षेत्रफल का चक्कर लगाती है। क्षेत्रफल का नियम बताता है ये। दिखाइए अनुसार पृथ्वी दीर्घवृत्तीय कक्षा में सूर्य के चारों ओर घूम रही है। ओ बी तथा ए ओ का अनुपात आर। तो ए और बी पर पृथ्वी गति का अनुपात क्या है? पृथ्वी पर अनुपात क्या है? तो 45 नंबर देखें, इसका आंसर रहेगा आर ही रहेगा दोस्तों, ठीक है ना। पृथ्वी की गति का अनुपात क्या है? तो अनुपात आपका आर रहेगा। उस बाद में देखें यहाँ पर बुध ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। बुध की गति किस बिंदु पर अधिक होगी? बुध की गति किस बिंदु पर अधिक होगी? तो इसके अंदर देखें बिंदु ए पर आपकी बुध की गति अधिक होगी। सूर्य के चारों ओर घूमने वाला एक ग्रह 2 दिन में 76 A1, 3 दिनों में A2, तो 6 दिनों में A3 निर्धारित करता है। फिर A1 A2 A3 के बीच संबंध होगा, A1 A2 के बीच में संबंध होगा दोस्तों, ठीक है ना। तो 47 नंबर देखें यहाँ पर, इसका आंसर रहेगा दोस्तों 3A1। 3 जो A1 है वो बराबर होगा 2A2 के, और आपका A3 बराबर रहेगा इसके, ठीक है ना। 3A1 बराबर रहेगा 2A2 के, और उसके बाद A3 के। ये आपका इसका सही संबंध रहेगा दोस्तों, ठीक है ना। उसके बाद में करेंगे हम आगे आपका जो है ताप एवं उष्मा, तापमापी तथा उष्मा संचरण, ठीक है ना। देखें ताप एवं उष्मा, तापमापी तथा उष्मा संचरण की बात करते हैं 4th नंबर चैप्टर। इसके अंदर देखें पहला क्वेश्चन, खालिस्तान एक मूलभूत भौतिक खालिस्तान राशि है जो उष्मा प्रवाह की दिशा का निर्धारण करती है। तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों ताप एक मूलभूत राशि है, मूलभूत भौतिक अदिश राशि है जो उष्मा प्रवाह की दिशा का निर्धारण करती है, ठीक है ना। ताप और यहाँ पर अदिश राशि है, ठीक। जब कोई वस्तु उष्मा का उत्सर्जन करती है तो क्या होता है? जब वस्तु उष्मा का उत्सर्जन करती है तो ताप वस्तु का अधिक होता है ताप वातावरण से, ठीक है ना। वातावरण से वस्तु का तापमान अधिक होता है। जब वस्तु उष्मीय साम्यावस्था या तापीय संतुलन में है तो क्या रहता है? तो इसके अंदर आपका ताप वस्तु और वातावरण का बराबर रहता है। वस्तु का कुचालक उष्मा की सुचालक धातु है। वस्तु विद्युत का कुचालक उष्मा की सुचालक धातु होती है। यहाँ पर देखें जो मरकरी है आपकी विद्युत की कुचालक व उष्मा की सुचालक धातु होती है, ठीक है ना। मरकरी आपकी विद्युत के कुचालक व उष्मा की सुचालक धातु होती है। कांच के गिलास में पारा भरने पर सतह कैसी होगी? कांच के गिलास में जो पारा भरेंगे तो उसकी सतह आपकी दोस्तों उत्तल हो जाएगी, ठीक है ना। उत्तल की आकृति हो जाएगी। सम्मिलित करना यहाँ पर, तो 6 नंबर क्वेश्चन आपका, इसके अंदर सम्मिलित करना देखें जो आपका ग्लास वाटर है, ग्लास वाटर के अंदर अगर आपका थीटा अगर कम है 90 से, ग्लास वाटर के अंदर अगर थीटा 90 से कम है तो अफ ए ज़्यादा होगा अफ सी से, ठीक है ना। और ग्लास के अंदर मरकरी है तो थीटा है वो 90 से ज़्यादा है तो अफ ए कम होगा आपका अफ सी से। और ग्लास अगर मरकरी यानी कि Ag से भरा हुआ है, जो चांदी से भरा हुआ है, तो थीटा बराबर होगा 90 डिग्री के, तो अफ बराबर होगा अफ सी से। तो ये उपरोक्त सभी कथन सही है दोस्तों, ठीक है ना। उसके बाद में 7 नंबर क्वेश्चन देखें। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि तापमान का अम्कीय सही मात्रक होता है। तापमान का अम्कीय सही मात्रक आपका दोस्तों केल्विन होता है, ठीक है ना। उसके बाद में परम शून्य ताप होता है। परम शून्य ताप आपका दोस्तों 0 डिग्री केल्विन रहेगा। परम शून्य ताप फ़ारेनहाइट पर सेल्सियस बराबर होता है। फ़ारेनहाइट पर सेल्सियस बराबर होता है तो 9 करेगा -40 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है आपका एक फ़ारेनहाइट, ठीक है ना। उष्मा के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी? इसने बताया कि उष्मा ऊर्जा का रूप होती है। तो उष्मा के सर्वप्रथम आपने किसने बताया था? तो आपके बताया था बेंजामिन सिम्पसन ने बताया था। ऊर्जा के बारे में भी, ऊर्जा एक उष्मा है वो एक ऊर्जा होती है। सम्मिलित को चुने, सम्मिलित करें। 1 कैलोरी से 4.2 जूल ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है और 1 जूल बराबर 10⁵5 डायन भी होता है। या आपके उपरोक्त सभी कथन सत्य है दोस्तों, ठीक है ना। उष्मा जिसके कारण वस्तु के तापमान में वृद्धि होती है तथा अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो यहाँ पर रहेगा विशिष्ट उष्मा कहलाएगी वो उसकी।
13 नंबर देखें, उष्मा जिसके कारण वस्तु की अवस्था में परिवर्तन होता है, तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो वो आपकी रहेगी, आपकी गुप्त उष्मा कहलाएगी दोस्तों, ठीक है ना। 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य जल का घनत्व रहता है, मध्य जल का घनत्व रहता है। तो आपका दोस्तों यहाँ पर यानी कि जो घनत्व घट जाता है, विशिष्ट उष्मा सही क्रम है, विशिष्ट उष्मा का सही क्रम है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे ज़्यादा विशिष्ट उष्मा पानी की होती है, उसके बाद में आपकी बर्फ़ की होती है, उसके बाद में आपकी वाष्प की होती है, ठीक है ना। पानी, बर्फ़ और वाष्प, ठीक है ना। और सबसे कम दोस्तों और वह वाष्प की होती है विशिष्ट उष्मा। सत्य कथन को चुने, सत्य कथन की बात करें यहाँ पर, तो समतापीय प्रक्रम के लिए विशिष्ट उष्मा अनंत होती है, समतापीय प्रक्रम के लिए विशिष्ट उष्मा अनंत होती है, ये सत्य दोस्तों। रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए विशिष्ट उष्मा शून्य होती है, रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए विशिष्ट उष्मा शून्य होती है, ये भी सत्य है। बर्फ के गलन की गुप्त उष्मा 80 कैलोरी प्रति ग्राम होती है, बर्फ के गलन की गुप्त उष्मा 80 कैलोरी प्रति ग्राम होती है, उपरोक्त सभी सत्य है दोस्तों, ठीक है ना। जल के वाष्पन की गुप्त उष्मा कितनी होती है, जल के वाष्पन की गुप्त उष्मा आपकी 540 कैलोरी प्रति ग्राम होती है जल के वजन की, यानी कि जल को अगर आपको वास्तव में उत्सर्जित करना है तो आपको 540 कैलोरी प्रति ग्राम उष्मा देनी पड़ेगी। गुप्त उष्मा का मतलब होता है दोस्तों, इसके अंदर वो उष्मा होती है जो आपके एक अवस्था से दूसरी अवस्था में उसको चेंज करने के लिए उसकी आवश्यकता होती है। अर्थात अगर आप इसके अंदर क्या देखेंगे, पानी और जो आपकी वाष्प है उसका अगर आप जो टेम्परेचर नोट करेंगे, दोनों का टेम्परेचर आएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि पानी का अंतिम बिंदु जहाँ पर वाष्प में बदलता है तो वह आपका जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और वाष्प का भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लेकिन इस बीच में जो उष्मा दी जाती है जिससे वह यानी कि जल जो आपका जो आपके जल अवस्था से यानी कि वाष्प में चेंज हो जाती है, तो उस उष्मा को बोलते हैं गुप्त उष्मा, ठीक है ना। उसका मान होता है 540 कैलोरी प्रति ग्राम। उसके बाद 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाष्प, वाष्प में से है, वाष्प में से है, वाष्प में से है। तो यहाँ पर देखिए वाष्प अधिक गर्म होती है, ठीक है ना, दोनों में वाष्प अधिक गर्म होती है क्योंकि उसकी गुप्त उष्मा अधिक होती है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 0 डिग्री बर्फ, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल में कितनी उष्मा का अंतर होता है, जल के अंदर कितनी उष्मा का अंतर होता है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर 80 कैलोरी प्रति ग्राम का अंतर होता है। ऐसे परिपथ स्विच जो उष्मा के आधार पर ऑन तथा ऑफ होते हैं कहलाते हैं, या आपके थर्मोसेटिंग कहलाते हैं, ठीक है ना, थर्मोसेटिंग जो स्विच कहलाते हैं। गर्मियों में सरल लोलक घड़ी का आवर्तकाल होता है, आवर्तकाल आपका बढ़ जाता है, ठीक है ना। जल का घनत्व सर्वाधिक किस तापमान पर होता है, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, सभी जानते हैं। धातु की लंबाई L व चौड़ाई B की एक प्लेट है जिसमें C व्यास का एक छिद्र है। यदि इस धातु की प्लेट को गर्म करने पर क्या होगा, तो देखें यहाँ पर गर्म करने पर छिद्र के आकार में वृद्धि हो जाती है दोस्तों, ठीक है ना। जल का घनत्व होता है जल का घनत्व होता है, देखिए 0 डिग्री से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ता है। 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर घनत्व नियत रहता है, और 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक घनत्व कम हो जाता है। रोग सभी कथन सत्य, ठीक है ना। जल में अशुद्धि मिलाने पर क्या होता है, जल में अशुद्धि मिलाने पर क्वथनांक बढ़ जाता है। उष्मा स्थानांतरण की वह विधि जिसमें कण केवल अपने स्थान पर ही कंपन करते हैं तो आपके वह चालन कहलाती है। उष्मा संचरण की सबसे धीमी विधि कहलाती है तो आपकी चालन कहलाती है। उसमें संचरण चालन विधि द्वारा होता है। चालन किसके अंदर होता है दोस्तों, तो ये आपके रहेगा जो ठोस है उसमें भी रहेगा, और जो पारा है उसमें भी चालन विधि के द्वारा रहेगा। वो एक और दो दोनों से रहेगा। पारे मरकरी को छोड़कर सभी द्रव किस विधि द्वारा गर्म होते हैं, पारा मरकरी को छोड़कर सभी द्रव किस विधि द्वारा गर्म होते हैं, तो आपके संवहन विधि द्वारा गर्म होते हैं। बिना किसी माध्यम में निर्वात में भी उष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है। उष्मा का संचरण आपका दोस्तों विकिरण विधि द्वारा होता है। निर्वात के अंदर उष्मा स्थानांतरण की सबसे तीव्र विधि होती है, विकिरण विधि होती है। उष्मा स्थानांतरण की वह विधि जिसमें कणों के साथ साथ उष्मा का भी स्थानांतरण होता है, तो आपके दोस्तों कहलाएगी संवहन कहलाएगी। माइक्रोवेव में भोजन का गर्म होना उदाहरण है, तो आपका ये विकिरण का उदाहरण है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकने का उदाहरण का कारण है। प्रेशर कुकर के अंदर उच्च दाब के कारण जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। टायर का फटना एवं ध्वनि का संचरण कौन सा प्रक्रम, टायर का फटना ध्वनि का संचरण आपका कौन सा प्रक्रम दर्शाता है, तो आपका रुद्धोष्म प्रक्रम दर्शाता है, ठीक है ना, रुद्धोष्म प्रक्रम। बर्फ का पिघलना पानी का वाष्पित होना क्रम से होता है। बर्फ का पिघलना और वाष्पित होना आपका समतापी प्रक्रम कहलाता है। मेयर सूत्र क्या है, मेयर सूत्र
की बात करें तो यहाँ पर सी पी माइनस सी बी बराबर आर होता है, ठीक है ना। ये मेयर सूत्र होता है, सी पी माइनस सी बी बराबर आर मेयर सूत्र होता है ये। आगे देखें, यदि किसी निकाय को 150 जूल ऊर्जा उष्मा दी जाती है तो निकाय पर किया गया कार्य 60 जूल हो तो आंतरिक ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। आंतरिक ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर 210 जूल रहेगा, आंतरिक ऊर्जा का मान 210 जूल। सत्य कथन को चुने। सत्य कथन की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों निकाय द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है और निकाय पर किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। निकाय अगर खुद यानी कि खुद अगर कार्य करा तो वो धनात्मक रहेगा और निकाय पर अगर हम कोई कार्य करें तो वो ऋणात्मक होता है। एक व दोनों सही है दोस्तों, ठीक है ना। 40 सत्य कथन को चुने। यहाँ पर देखें, किसी चालक पदार्थ या धातु या मिश्र धातु उष्मा पाकर प्रसारित होते हैं। और दूसरा है, ये सभी कुचालक तथा अर्धचालक उष्मा पाकर संपीड़ित हो जाते हैं। सभी कुचालक और अर्धचालक उष्मा पाकर संपीड़ित हो जाते हैं, तो 1 व 2 दोनों सत्य है दोस्तों, ठीक है ना। दोनों सत्य हैं। यहाँ पर किसी चालक पदार्थ को जब यह धातु या मिश्र धातु दी जाती है तो उष्मा पाकर प्रसारित हो यानी फैल जाती है, जबकि जो कुचालक या अर्धचालक उष्मा पाकर आपका खुद को संपीड़ित कर लेते हैं। ये सत्य दोस्तों, ठीक है ना। इसी प्रकार देखें यहाँ पर 41 नंबर, जब बर्फ पिघलती है तब क्या होता है। जब बर्फ पिघलती है तब क्या होता है, तो उसका आयतन घटता है। अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइन फट जाती है, इसका कारण होता है। तो इसका कारण होता है पानी में पाइप में पानी जमने पर फैलता है, इस कारण वह पाइपें फट जाती है। उसके बाद में देखें यहाँ पर, उबलते जल की तुलना में उसी ताप की भाप पर यदि गर्म जलन देती है, क्योंकि इसकी वाष्पन गुप्त उष्मा होती है उसके अंदर, ठीक है ना। वाष्पन की गुप्त उष्मा होती है। ठंडे प्रदेशों में पारा के स्थान पर एल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, क्योंकि एल्कोहल का हिमांक काफ़ी नीचे होता है। एल्कोहल का उष्मा का बेहतर संचालक होता है। एल्कोहल पारा से अधिक सस्ता होता है। विश्व में एल्कोहल का उत्पादन पारे से अधिक हो रहा है। ये दोस्तों गलत है, हिमांक एल्कोहल का हिमांक काफ़ी नीचे होता है, ठीक है ना। इसका सत्य रहेगा। मोटर गाड़ी में रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पानी का उपयोग किया जाता है, क्योंकि पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। उर्ध्वपातन पदार्थ होता है, तो यहाँ पर कपूर, नेपथलीन, अमोनियम क्लोराइड उपरोक्त सभी रहेगा। किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु तथा उसके चारों ओर के माध्यम के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। यह नियम कहलाता है, यह नियम आपका दोस्तों कहलाएगा न्यूटन का शीतलन का नियम कहलाएगा। पृथ्वी के सौर विकिरण से परावर्तित मात्रा को क्या कहते हैं। परावर्तित मात्रा आपकी एल्बिडो कहलाती है। पृथ्वी के सौर विकिरण से परावर्तित मात्रा क्या कहलाती है, एल्बिडो कहलाती है। उसके बाद सही संबंध की बात करें यहाँ पर दोस्तों, सही संबंध बात करें तो यहाँ पर अफ -32, ये तो थर्ड नंबर आपका सही रहेगा। अफ -32 बराबर 9/5 इंटू डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। अफ -32 बराबर 9/5 इंटू डिग्री सेंटीग्रेड, ये आपका सही रहेगा। एक उष्मा इंजन की अधिकतम संभावित यानी कि दक्षता होती है। एक उष्मा इंजन की अधिकतम संभावित जो आपकी दक्षता है वो आपकी दोस्त रहेगी T1 + T2 + 1 रहेगी। T1/T2 + 1 रहेगी। नहीं दोस्तों, इसकी रहेगी आपकी, सॉरी दोस्तों, इसका 4th नंबर ऑप्शन सही रहेगा। स्रोत T1 व T2 सिंक के ताप पर T1 व T2 सिंक के ताप पर निर्भर करती है तथा A - T2 - T1 के बराबर होती है, ठीक है ना। स्रोत T1 तथा सिंक T2 सिंक के ताप पर निर्भर करती है दक्षता इसकी, यह आपकी 1 - T2/T1 के बराबर रहती है। 2 ऊपर आता है, नहीं T1 नीचे, ध्यान में रखना दक्षता निकालने के लिए। 1 - T2/T1 के बराबर। एक उष्मा इंजन के लिए स्रोत का ताप 27 डिग्री सेंटीग्रेड, सिंक का तापमान T2 आपका 27 सेंटीग्रेड था। इस इंजन की प्रतिशत दक्षता क्या होगी, तो यहाँ पर 1 - T2/T1 लगा देना। T2/T1 लगाओगे तो आपका आ जाएगा, यहाँ पर आपका 27 आ जाएगा। 27 - 227 करेंगे तो आपका -200 आ जाएगा। 200 आपका कितना % होता है देख लेना। T2 आपका 27 ऊपर रहेगा, नीचे 227 रहेगा। 227 - 27 यानी 200 बटे आपका 227 यानी कि 227 बटे आपका 200/227 ये रहेगा आपका दोस्तों कितना % रहेगा, 227 का कितना % है वो निकाल लेना, ठीक है ना। लगभग 80% के करीब आएगा। रेफ्रिजरेटर क्या करता है, तो इसका 51 नंबर का आपका 40% आएगा, ठीक है ना। रेफ्रिजरेटर क्या करता है, रेफ्रिजरेटर की बात करें, रेफ्रिजरेटर इलेक्ट्रिकल वर्कर की हेल्प से कोल्ड बॉडी से हीट को हॉट बॉडी को ट्रांसफ़र करता है, ठीक है ना। कोल्ड बॉडी हीट को
कोल्ड बॉडी से हीट को हॉट बॉडी को ट्रांसफ़र करता है। ये आपका दोस्तों रहेगा ऊष्मा के प्रसार से संबंधित, और ये करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें। दोस्तों आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है, इससे हमारा मोटिवेशन बना रहता है।